अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम रिज्यूम करेंगे इस लेक्चर में। हमारे लास्ट हमने जो बात की थी, इस सिक्योरिटी मार्केट लाइन के हवाले से बात की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि एक लिमिट तक जो है आपको कोई रिस्क फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, यानी कि आपको बगैर रिस्क फेस किए आपको रिटर्न मिल जाता है, उसको हम रिस्क फ्री रेट कहते हैं आपका। और उसके बाद उस लिमिट के बाद आपको रिस्क को फेस करना पड़ता है। तो जब आपको रिस्क फेस करना पड़ता है, ठीक है, वो जो एरिया होगा आपका, वो आपका रिस्क प्रीमियम का एरिया कहलाएगा आपका। यहाँ से अब आप ये सिक्योरिटी की मार्केट लाइन को देख सकते हैं कि ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये रिस्क प्रीमियम का एरिया कि नहीं, मार्केट रिस्क में से आपने जो है रिस्क फ्री रेट को जो है वो माइनस करेंगे आप। ठीक है, और उसको आपने बीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला एरिया जो है आपका, ये रिस्क प्रीमियम का एरिया। ठीक है, तो ये यहाँ से जो हम लाइन लगाएंगे वो आपकी सिक्योरिटी मार्केट लाइन होगी। ठीक है, इसको हम इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं। नेक्स्ट एक हम एग्जांपल लेते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें जी, डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, लिजा मिलर एंड अ बास्केट वॉन्डर्स is attempting to determine the rate of return required by their stock investors. Lisa is using 6% RF, यानी कि उसको जो रिस्क फ्री रेट मिल रहा है, ठीक है, वो 6% मिल रहा है। और एंड लॉन्ग टर्म मार्केट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और मार्केट का जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म में, मार्केट का जो रिटर्न है वो कितना है, 10% है। ठीक है, यानी कि मार्केट का रिटर्न जो है वो 10% है, और उसको जो रेट मिल रहा है वो 6% जो है, वो रिस्क फ्री रेट बगैर रिस्क जो है फेस किए उसको 6% मिल रहा है। A stock analyst following the firm has calculated that the firm beta is 1.2। ठीक है, जिस फर्म में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है उसका जो बीटा है वो 1.2 है। ठीक है, यानी कि उसका जो रिस्क लेवल है, उसके स्टॉक में जो रिटर्न्स की चेंजेस आती हैं। ठीक है, यानी कभी स्टॉक रिटर्न ज़्यादा दे रहा है, कभी स्टॉक रिटर्न कम दे रहा है। ठीक है, तो उसके वाले से उसका रिस्क कैलकुलेट किया हुआ, बीटा कैलकुलेट किया हुआ, सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो 1.2 है। और ये जो रिटर्न्स में चेंज आती हैं उसके स्टॉक में, ये सिस्टम के रिस्क की वजह से होती हैं, और इसी वाले से बीटा कैलकुलेट किया हुआ है कि अगर इस फर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे इतना रिस्क है। हर फर्म में इन्वेस्टमेंट करने का अपना अपना रिस्क होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका कितना रिस्क है, उन्होंने बता दिया है कि 1.2 है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द स्टॉक ऑफ बास्केट वंडर्स? जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है स्टॉक पे, बास्केट वॉन्डर्स पे, वो कितना है, वो हमने ओवरऑल जो है रिटर्न निकाल के दिखाना है, जिसमें आपका रिस्क फ्री रेट भी आ जाएगा और आपका वो रिटर्न भी आ जाएगा जो कि रिस्क को फेस करते हुए आपने हासिल किया, बीटा को फेस करते हुए आपने हासिल किया। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये BW आपके पास एक सिक्योरिटी थी, इसका नाम, और इसमें हमने, हमारे पास जो रिस्क फ्री रेट था, बगैर कोई रिस्क फेस किए आपको रिटर्न जो मिल रहा है वो 6% है। ठीक है, और उसके बाद जो है मार्केट में रिटर्न चल रहा है 10%। ठीक है, अब बकिया जो अब हमें 10% तक पहुंचने के लिए 4% और मजीद दरकार है। वो 4% जो है ना, उस पर रिस्क जो है वो 1.2 का है। उस पर रिस्क कितना जी आपका, 1.2 का है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 में से अगर आप 6 माइनस करेंगे, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने रिस्क के साथ, 1.2 के साथ, तो उसमें आपने ऐड कर देना 6%। अब उसमें आप एडअप कर देंगे 6% में, तो आपका आंसर टोटल आ जाता है 10.8%। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका टोटल जो रिक्वायर्ड रिटर्न था ना, वो आपको आपके पास निकला। टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न है बेसिकली, याद रखिएगा, ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो बिफोर टाइम आपने जो है बीटा की मदद से कैलकुलेट किया। कि अगर आप BW सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6% तो आपको मिल जाएगा, डेफिनेट बात है, इसमें कोई रिस्क नहीं, दूसरी बात नहीं है। लेकिन जो मार्केट का रिटर्न है वो 10% है, उस तक जाने के लिए आपको कुछ रिस्क को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, वो रिस्क कौन सा है, वो सिस्टम का रिस्क है, वो बीटा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मार्केट रिटर्न में से अपना जो रिस्क फ्री है रेट उसको माइनस कर देंगे, और उसको आप उस रिस्क वाले एलिमेंट से बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो भी आंसर आएगा। ठीक है,
आप जो है वो उसको जमा कर देंगे अपने रिस्क फ्री रेट में, जो कि डेफिनेट आपको मिल जाना था, उसमें जमा कर देंगे, आपके पास टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आ जाएगा वो 10.8% आ जाएगा। यानी कि अगर आप BW सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 10.8 का है, ठीक है। मार्केट से भी ज़्यादा मिल जाएगा आपको, मार्केट में जो है रिटर्न वो कितना चल रहा है आपका 10 चल रहा है, और आपको यहाँ से 10.8 मिल सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझाना मकसूद था। अब आप दोबारा से बेशक इसकी एग्जांपल को आप देख लें कि लिजा मिलर ने जो है बास्केट वंडर्स ने अटेम्प्ट किया था कि रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय देयर स्टॉक इन्वेस्टर्स, ठीक है। उसने मालूम करने की कोशिश की थी कि जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो उसका स्टॉक खरीदने वाले जो लोग हैं वो कितना जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसने वो रेट फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, अगर उसके स्टॉक में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, लिजा मिलर के स्टॉक में, बास्केट वंडर स्टॉक में अगर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसके शेयर्स थे ना लिजा मिलर के, तो उसने ये मालूम करने की कोशिश की अगर मेरे स्टॉक में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोग कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसको पता था कि यहाँ पे जो रिस्क फ्री रेट है वो 6% है और मार्केट का रेट 10% है, और हमारी फर्म के हवाले से जो बीटा है, जो रिस्क है वो 1.2 का है, ठीक है। इन कंडीशंस के अंदर जो है अगर कोई इन्वेस्टर बाहर से आके इन्वेस्ट करता है बास्केट वंडर स्टॉक में, ठीक है, यानी कि हमारे स्टॉक में, तो वो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हासिल कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट कंपनीज में जो रिस्क होता है वो डिफरेंट होता है। किसी कंपनी का 1.2 है, किसी कंपनी का जो है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, किसी कंपनी का इससे कम भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो निकालते, कैलकुलेट करते हैं, और इसी को हम कहते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। ये इसी के अंदर आ रही है। हमने इसमें क्या करना होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो शेयर्स में जब आपने इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आपका जो रिटर्न है वहाँ पे वो कितना होगा, ठीक है, वो मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कहलाती है, ठीक है, इसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कहते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बेसिकली एक तरीका है जिसके ज़रिए से हम इक्विटी की कॉस्ट को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स शेयर्स आपकी इक्विटी कहलाते हैं, ठीक है। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है ना कंपनी के अंदर, एक डिवेंचर्स की सूरत में और एक शेयर्स की सूरत में। शेयर्स खरीदने वाले लोग मालिकान कहलाते हैं और डिवेंचर्स खरीदने वाले लोग जो है वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो अब जो शेयर्स जो लोग खरीदते हैं, कंपनी को उनको कितना पे करना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है, यानी कि कितना डिविडेंड देना पड़ेगा, कितना रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ेगा, वो बेसिकली कंपनी के लिए कॉस्ट ही है ना। अगर कंपनी किसी को शेयर दे रही है, ठीक है, कंपनी किसी को शेयर इशू कर रही है, ठीक है, और उस शेयर के ऊपर कंपनी को उसको कितना पे करना पड़ रहा है, कितना रिटर्न देना पड़ रहा है, वो कंपनी के लिए बेसिकली कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये RBW 10%, ये बेसिकली वो रेट है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे तो ये इन्वेस्टर के लिए ओवरऑल रेट है जो वो हासिल करेगा कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हुए, ठीक है। अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, क्योंकि कंपनी के लिए कॉस्ट है, इन्वेस्टर के लिए तो रिटर्न है और कंपनी के लिए कॉस्ट है, ठीक है। कंपनी अगर अपने शेयर्स इशू कर रही है तो कंपनी को इतना रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को, जो बाहर से लोग इन्वेस्ट करें उनको देना पड़ेगा, कंपनी के लिए कॉस्ट है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए इस मेथड को भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए और भी मेथड्स हैं, लाइक 3 मेथड्स हैं। उनमें एक मेथड जो है ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल वाला है। इस फॉर्मूले के जरिए भी कंपनी अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू के हवाले से है, ठीक है, कि अगर आपने इंट्रिंसिक वैल्यू मालूम करनी है स्टॉक की, ठीक है, तो आप किस तरीके से मालूम करेंगे। व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक, ठीक है। इज़ द स्टॉक ओवर और अंडर प्राइस्ड, ठीक है, क्या जो स्टॉक है ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है, कि इस ये किस तरीके से हम जो है वो मालूम करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 रुपए का कॉइन है, ठीक है, कॉइन होता है ना वो जो आयरन वाला कॉइन होता है, लोहे वाला कॉइन है। 5 रुपए का कॉइन आपके पास है, अब उसके ऊपर 5 रुपए लिखा है, 5 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 5 रुपए का। अगर मैं उसके ऊपर 5 मिटा देता हूँ, क्या वो जो छोटा सा लोहा है गोल सा, क्या वो 5 का बिक जाएगा? अगर नहीं बिकेगा इसका मतलब उसकी इंट्रिंसिक जो वैल्यू है ना, उसकी जो असल वैल्यू है वो 5 नहीं है, 5 से कम है। अगर वो 2 रुपए का या 1 रुपए का बिकता है, इसका मतलब
उसकी वैल्यू, उस लोहे की वैल्यू जो है ना वो 5 रुपए जितनी थी नहीं जितना उसके ऊपर लिख दिया गया। इसी तरह से 5,000 का नोट है, 5,000 का नोट, उसके ऊपर लिखा है 5,000। अगर मैं उसके ऊपर से 5,000 मिटा देता हूं तो क्या वो कागज का टुकड़ा जो है वो 5,000 का कोई ले लेगा? कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि उस कागज के टुकड़े की वैल्यू तो 1 रुपए से भी कम है, लेकिन लिखा उसके ऊपर 5,000 है। तो इसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं कि असल में जैसे कि पिछले दौर में सोना अशरफियाँ चला करती थी, ठीक है, तो उन अशरफियों के ऊपर 1 दिरहम लिखा होता था, अगर वो 1 दिरहम मिटा भी देते थे, ठीक है, तब भी वो सोना जो है उसकी इतनी मालियत होती थी, उसको बगैर लिखे भी वो एक्सेप्ट किया जाता था, ठीक है, उसके ऊपर कुछ लिखना भी ज़रूरी नहीं होता था, उसको बगैर लिखे भी एक्सेप्ट किया जाता था, तो सोने की अपनी प्राइस भी होती थी, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्टॉक के वाले से स्टॉक की जो इंट्रिंसिक प्राइस है वो क्या है। बाद स्टॉक जो है वो नॉर्मली स्टॉक जो है ना वो 100 रुपए का होता है, ठीक है, और डिबेंचर्स जो होते हैं वो 1,000 रुपए के होते हैं नॉर्मल कंपनीज में। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जो स्टॉक अगर 100 रुपए से ज़्यादा है या 100 रुपए से कम है, ठीक है, उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है स्टॉक की वो कितनी होनी चाहिए थी, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, और हमने मार्केट में उसकी प्राइस जो है वो कितनी की हुई है, आया कि उस इंट्रिंसिक से ज़्यादा की है या कम की है, आया कि स्टॉक आपका ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस है, इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम किस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं अपने स्टॉक की। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जी, स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को मालूम करने के लिए, और इससे हम देखेंगे कि स्टॉक ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है, ये भी मालूम करेंगे। लिजा मिलर एट BW, लिजा मिलर जिसकी कंपनी थी, उसका जो स्टॉक है BW नाम है उसका स्टॉक का, इज ऑल्सो अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। पहले उसने अपने स्टॉक की जो है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रिक्वायर्ड रिटर्न देखा, कितना रिटर्न उसके स्टॉक में मिल सकता है, और अब वो देखना चाह रही है कि यहाँ पे उसके स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कितनी है, ठीक है, और मार्केट में वो कितने का ऑफर हो रहा है। उसने कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल यूज़ करते हुए उसने जो है ये मालूम करने की कोशिश की कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। उसने एस्टिमेट किया कि जो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर है ना वो 0.50 हो जाएगा, ठीक है, ये $0.50 यानी कि ₹0.5 जो है वो $0.5 जो है वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर होगा, एंड BW विल ग्रो एट कांस्टेंट रेट ऑफ 5.8%, और ये ग्रो करता रहेगा फ्यूचर में 5.8% के लिहाज से जो है ये ग्रो करता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड में वो जो है $0.50 होगा, और बाद में जो है 5.8% के हिसाब से कांस्टेंट रेट के साथ ये मतलब ग्रो करता जाएगा, ठीक है। द स्टॉक इज करेंटली सेलिंग फॉर $15। स्टॉक जो है वो मार्केट में जो करंटली सेल हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 15 का हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। होपफुली आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि डिविडेंड नेक्स्ट ईयर जो स्टॉक पर मिलना है वो 0.50 है, और ये अगले सालों में 5.8% के हिसाब से ग्रो करता रहेगा, और स्टॉक की जो सेलिंग वैल्यू है वो $15 है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, जो नेक्स्ट ईयर जो डिविडेंड है उसको रख लें आप, ठीक है, और उसके बाद आपका जो रिटर्न था जो आपने निकाला था स्टॉक के ऊपर, जो टोटल रिटर्न आ रहा था वो 10.8% था, तो पिछले एग्जाम्पल में आपने निकाला था, उसमें से आपने माइनस कर देना जो ग्रोथ रेट है उसका, ठीक है। रिटर्न में से आप जो है उसका जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट है वो आप अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो स्टॉक की एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, ठीक है, ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब मार्केट में वो कितने का सेल हो रहा है, मार्केट में 15 का सेल हो रहा है, इसका मतलब स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस्ड है, ठीक है, स्टॉक यहाँ पे ओवर प्राइस्ड है। ये 10.8 आपको मैं दिखा दूं, हमने इसको पिछली एग्जांपल जो की थी ना ये वाली, लिजा मिलर ने जो है ना कंपनी की मालिक थी ना, उसने एक दफा जो अपने स्टॉक के ऊपर रिटर्न मालूम करने की कोशिश की, मेरे स्टॉक पे जो है ओवरऑल जो रिटर्न है एक्सपेक्टेड वो कितना है, और दूसरे केस में अपने ही स्टॉक की वो जो है इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करी, तो ओवरऑल जो रिटर्न निकला था वो कितना निकला था, 10.8%, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टर उसके स्टॉक में इन्वेस्ट करता तो उसको एक्सपेक्टेड इतने परसेंट जो है रिटर्न मिलना था, ये उसने रेट निकाला था। इस केस में वो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट कर रही है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू हम क्या करते हैं उसमें जो डिविडेंड जो नेक्स्ट ईयर होता है यानी कि D1 इसे कहेंगे हम, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड है उसको ले लेंगे, और नीचे जो है जो रिटर्न निकला है रिटर्न में से आप जो है जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, रिटर्न में से ग्रोथ को R - G जो है वो कर देंगे, रिटर्न में से ग्रोथ को माइनस कर देंगे।
आपके पास जो आंसर आएगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू आंसर आ जाएगा स्टॉक का, ठीक है। और फिर हम देखेंगे मार्केट में कितने का है। अब मार्केट में इससे ज़्यादा है, 15 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है, ठीक है। इसी के हवाले से उसने यहाँ पे एक जो है वो आपको ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है वो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखें कि इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जानी है, ठीक है। और हमने ओवरऑल जो रिटर्न है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के जरिए से वो किस तरह से किस स्टॉक के ऊपर हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, एंड अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।